Good morning, students. Myself, Dr. Abhilasha Ala, Associate Professor, Government College, Lund Current, Sir. आज हम सब बी पार्ट थर्ड होम साइंस पेपर 1 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस में रिफ्लेक्सेस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स पर हम डिटेल में फोकस करेंगे। आज का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मोटर डेवलपमेंट का एक अहम पार्ट होता है और बच्चे के फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक बेस का काम करता है। डेफिनेशन फर्स्ट या जस्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताती हूँ। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? ए रिफ्लेक्सेस इज एन इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक एक्शन दैट योर बॉडी डज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग विदाउट इवन हैविंग टू थिंक अबाउट इट। यानी रिफ्लेक्सेस एक इनवॉलंटरी है ना, एक जो होती है, एक तो स्वैच्छिक है ना, हम स्वेच्छा से करते हैं, यानी अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप एक एक्शन है, एक क्रिया है जिसके जब भी हम किसी तरह का स्टिमुलाई देते हैं या बच्चा उसके बारे में सोचता भी नहीं है और तब भी वो उसको एक्शन को परफॉर्म करता है। जो न्यूनेट बेबीज़ होते हैं उनमें रिफ्लेक्स जो होते हैं वो इनबॉर्न या बाय बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं और ये टाइम टू टाइम रिफ्लेक्ट होते हैं बच्चे की बॉडी से, बच्चा उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है नॉर्मली डेवलपिंग न्यूबॉर्न शुड रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई विथ दीज रिफ्लेक्सेस। यानी जनरली क्या होता है, जब हम कोई भी बाहरी उद्दीपन बच्चे को देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में बच्चा जो होता है कुछ सर्टेन क्रियाएं करता है और वो सर्टेन क्रियाएं जो होती हैं उसके रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। जब हम रिफ्लेक्सेस को देखते हैं तो न्यूबॉर्न एक्टिविटीज़ जब न्यूबॉर्न बेबी की होती हैं तो दो तरह की जो है बच्चा एक्टिविटी करता है। एक सामान्य क्रियाएं करता है, दूसरी विशिष्ट क्रियाएं करता है। सामान्य क्रियाएं जो होती है वो उसकी पूरी बॉडी से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की बॉडी में कहीं भी यदि टच किया जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो अनुक्रियाएं करता है। जैसे यदि बाएं हाथ में यदि उसको टच किया जाता है तो वो लेफ़्ट हैंड में किया जाएगा तो वो राइट को भी उसी तरह का रिस्पॉन्ड करेगा और यदि राइट को किया जाता है तो वो लेफ़्ट को भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन दूसरी होती है स्पेसिफिक एक्टिविटी, और जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है उसी में हम जो है ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो होती है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। अब इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये वो क्रियाएं हैं जो शिशु विशिष्ट संवेदनात्मक उद्दीपकों के प्रत्येक निश्चित ढंग से करता है। यदि उस स्टिमुलाई को बार बार में बच्चे के पास में उपस्थित किया जाता है तो उसकी क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, समान ही रहती हैं और ये सभी शिशुओं में पाई जाती हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि किसी शिशु में नहीं पाई जाती हैं। लेकिन यदि किसी बच्चे में न्यूरोलॉजिकल या किसी तरह का डिसऑर्डर है तो हो सकता है कुछ रिफ्लेक्सेस उनके अंदर ना पाए जाएं। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैंने अभी आपसे बात की थी कि महत्व की बात करेंगे, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फर्स्ट है हेल्प्स ए पेडिडोंटिस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द चाइल्ड इज़ डेवलपिंग नॉर्मली और नॉट। यानी हम इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस रिफ्लेक्सेस के बेस पे कि बच्चा नॉर्मली डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट टेल्स अबाउट व्हाट एबनॉर्मलिटीज़ द चाइल्ड मे बी हैविंग इफ़ ऑल रिफ्लेक्सेस आर नॉट प्रॉपर। यदि बच्चे के सभी रिफ्लेक्सेस या सभी सहज क्रियाएं यदि प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो हम उसको देखेंगे या जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या सामान्यता और असामान्यता दो चीज़ें। सामान्यता यानी जो नॉर्मल डेवलपमेंटल टास्क है या नॉर्मल उसका जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका विकास हो रहा है। लेकिन यदि बच्चा सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है, उसके किसी भी काम में कोई हर्डल है या वो डिले है या ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है तो यानी इसकी बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ है। नेक्स्ट है एक और जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ये सहज क्रियाएँ होती हैं इसमें किसी भी तरह का प्रशिक्षण
गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा सहज रूप से अपने आप ही इनको करता है। नॉलेज of development of motor skills help to identify whether development is going on at a proper rate or not। दूसरा, जब हम सहज क्रियाओं या प्रतिवर्त क्रियाओं को देखते हैं या नॉर्मली उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये भी हमारे को नॉलेज होती है, हम इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के जो मोटर स्किल्स हैं, गत्यात्मक कौशल हैं, उनका विकास सामान्य हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरी एक और जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये ब्रेन से और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट से, नर्व्स का जो हमारा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट से संबंधित होता है, यानी स्नायुविक तंत्र का विकास ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है, तो उससे भी एसोसिएटेड रहते हैं। यदि नॉर्मल यदि बेबी है तो और उसकी ग्रोथ नॉर्मल है तो ये सारे के सारे उसके डेवलपमेंट भी ठीक प्रकार से होंगे। अब रिफ्लेक्सेस कितने तरह के होते हैं, तो जनरल बॉडी रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, मोरो रिफ्लेक्स, पाल्मर रिफ्लेक्स, यस पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स, प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स, वॉकिंग स्टिपिंग रिफ्लेक्स, लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स, एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, बेबेंस्की रिफ्लेक्स, बेबकिन रिफ्लेक्स, पैराशूट रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्स, ट्रंक इंक्यूरेशन रिफ्लेक्स, टेंडन रिफ्लेक्स, ग्लैंड्स रिफ्लेक्स, टॉनिक लिब्रेंथिन रिफ्लेक्स। फेशियल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं जैसे नेजल, ब्लिंक, डॉल आई रिफ्लेक्स। इसके अलावा कुछ ओरल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि मुंह से वो अपना देते हैं, जैसे रूटिंग, सकिंग, स्वेलिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स एंड क्राई रिफ्लेक्स। और अब हम इन रिफ्लेक्सेस में किस तरह की वो क्रिया करता है, किस तरह का वो रिस्पॉन्ड देता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स जो होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स है। मोरो सहज क्रिया, ये गेस्टेशन का मतलब होता है गर्भकालीन अवस्था, बिगेंस एट 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी गर्भकालीन अवस्था के 28वें वीक में ये प्रेजेंट होती है। और इसमें बच्चे नेक के सडन मूवमेंट्स जो है वो लेता है। इसमें जो है यदि शिशु को दोनों हाथों पर आड़ा धड़ को सहारा देकर यदि लेटा दिया जाता है तथा उसके सिर को कुछ सेंटीमीटर नीचे की तरफ यदि हम लटका देते हैं तो शिशु अपने पैर को फैला लेगा और हाथों को भी बाहर की तरफ फैलाता है और ऐसा लगता है वो कुछ डिमांड कर रहा है। लेकिन यह रिफ्लेक्स जो होती है, ये मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो 1 वर्ष के अंदर लुप्त हो जाता है और उसके बाद में किसी भी बच्चे में ये रिफ्लेक्स नहीं पाया जाता है। लेकिन यदि नर्व सिस्टम में किसी तरह का डिस्टर्बेंस है या कोई तरह की प्रॉब्लम है तो यह क्रिया बच्चे में नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट है पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स। पाल्मर जो ग्रास रिफ्लेक्स होता है ये बिगिंस एट 32 वीक ऑफ, ये भी गर्भकालीन अवस्था के 32वें, ये 32वें का मतलब होता है कि 32 जब से माँ ने कंसीव किया तब से लेके जो है 32वें वीक में ये पाया जाता है। और यदि इसमें बच्चे की हथेली पर अंगुली को रखकर थोड़ा भार दिया जाता है तो शिशु जल्दी से अंगुली को हथेली में बंद कर लेता है। जैसे मेरे सामने पिक्चर में देख रहे हैं, बिल्कुल उसने अंगुली जो है उसको हथेली में, और ये जन्म के 2 दिन तक ये सहज क्रिया कम दिखाई देती है लेकिन उसके बाद में ये दिखाई देती है और ये 3 to 4 मंथ में ये डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट है प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स। प्लांटर ग्रास जो रिफ्लेक्स होता है इसमें कोई भी यदि ऑब्जेक्ट या फिंगर को जो है उसके टोज़ पे यदि हम जो है टच करते हैं, उसमें कडलिंग करते हैं तो वो उस जो होता है वो अंगुली के चारों तरफ अपने पैर को जो है टच कर लेता है और ये भी 9 to 12 वीक्स के बाद में ये ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स। ये जो होती है
पाल्मर ये भी 32 वीक्स में स्टार्ट होती है। और यदि पाल्मर में यदि उसको थोड़ा सा टच किया जाता है तो वो किसी भी यदि उसके स्टिमुलाई यदि उसको दिया जाता है तो वो उसको चारों तरफ से उसको पकड़ लेगा। ये भी 3 और 4 मंथ पे डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट है वॉकिंग एंड स्टिपिंग रिफ्लेक्स। वॉकिंग और स्टिपिंग जो रिफ्लेक्स होता है ये भी एक सामान्य रिफ्लेक्स है। इसमें बच्चे को यदि फुट को प्रेस किया जाता है तो बेबी जो होता है वो टच यदि उसको पकड़ के खड़ा करके उसको फर्श पे टच किया जाता है या हार्ड सरफेस पे यदि उसे टच किया जाता है तो वो चलने की कोशिश करता है। और उसका जो एक्शन होता है वो वॉकिंग या डांसिंग का होता है। और ये बर्थ के समय प्रेजेंट होती है लेकिन 2 to 4 मंथ्स में ये डिसअपियर हो जाती है। यदि इस रिफ्लेक्स को डेली प्रैक्टिस कराया जाता है, रूटीन में इसको यदि बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है तो वो इसके लिए बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देने शुरू कर देता है। नेक्स्ट है लिम्ब प्लेसमेंट रिफ्लेक्स। यदि बच्चे व्हेन द फ्रंट ऑफ द लेग बिलो द नी और द आर्म बिलो द एल्बो इज brought into contact with the edge of a table, child lift the limb over the edge। यानी बच्चे को जो है किसी टेबल के सहारे या किसी भी सरफेस के सहारे यदि हम टच कराया जाता है तो वो उस जो भी उसका एज होता है उससे ऊपर की तरफ अपना पैर को उठाने का प्रयास करता है। ये भी बर्थ के समय जो है प्रेजेंट होता है और गेस्टेशन पीरियड के बाद से ही ये लास्ट ऑफ टाइम गेस्टेशन पीरियड में ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे फर्स्ट मंथ के बाद में ये ख़त्म होने लग जाता है, लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। एसिमेट्रिक टॉनिक ये जो होता है ये 3 to 4 मंथ्स की एज में बच्चे में दिखाई देता है। इसका सिग्निफिकेंस यही रहता है कि ये नॉर्मली 6 मंथ के बाद में जो है ये ख़त्म बिल्कुल फिनिश रहता है। 3 to 4 मंथ में दिखाई देता है और 6 मंथ की एज में ये ख़त्म हो जाता है। ये भी बच्चे की एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए या न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको चेक करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है। इसमें बॉडी का जो पॉस्चर होता है ये देखिए आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। यदि हम उसको बॉडी को टच करते हैं तो वो अपनी बॉडी के हाथ और पाँव को स्प्रेड कर लेता है। और यदि ये प्रॉपरली एसिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स यदि बॉडी में नहीं होता है तो वो उसके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। इसमें एक्सटेंशन ऑफ द हेड कॉज एक्सटेंशन ऑफ द फोर लिम्स एंड फ्लेक्सेशन ऑफ हिंड लिम्स। यानी इसमें बच्चे को यदि हम एक पर्टिकुलर टाइम में यानी ये 2 to 3 मंथ्स की एज में रिफ्लेक्ट होता है और यदि इसमें उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में बैठाया जाता है तो वो अपने सिर को उसके फोर लिम्स को और हाथों को स्प्रेड करता है। विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल जो रिफ्लेक्स होता है इसको हम प्रतिरोध सहज क्रिया भी कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। इसमें जब शिशु के पैर या तलवे में सुई या किसी इस तरह की नुकीली चीज़ को टच किया जाता है तो शिशु अपना पैर घुटना तेज़ी से संकुचित कर लेता है। इस क्रिया को प्रतिरोध सहज क्रिया भी कहते हैं और ये क्रिया जन्म के बाद में जो है पहले 10 दिन में अधिक देखी जाती है और उसके बाद में धीरे धीरे ये कम हो जाती है। इसकी यदि ये रिफ्लेक्स यदि विड्रॉल रिफ्लेक्स यदि बॉडी में नहीं है तो यानी न्यूरोलॉजिकली कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है बेबेन्स्की रिफ्लेक्स। बेबेन्स्की जो रिफ्लेक्स होता है बेबेन्स्की रिफ्लेक्स भी यह एक सहज क्रिया होती है और यदि इसमें देखा जैसे इसमें मेरे पिक्चर में देखा है कि उसके यदि पैर को किसी फर्म या पेनफुल यदि उसको थपथपाया जाता है कोई स्ट्रोक दिया जाता है किसी तरह का उसको स्टिमुलाई दिया जाता है तो उसके उसमें जैसे पंजे को उसको हम सहला रहे हैं छू रहे हैं तो वो उसको समेट लेता है ना
और पैर की अंगुलियों को फैला देता है। देखिए मेरे नीचे वाले ऊपर फर्स्ट वाली पिक्चर में उसने, यदि हमने उसको टच किया तो उसने क्या करा, समेटा है। और सेकंड उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मैं इसमें देखिए आप पेन से इसको, तो उसको अपनी अंगुलियों को जो है फैला लेता है, ये इसमें पाया जाता है। और ये जो रिफ्लेक्स होता है 8 मंथ की एज में लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है बेबकिन रिफ्लेक्स। बेबकिन रिफ्लेक्स भी बच्चों में पाया जाता है। ये भी एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है, सहज क्रिया होती है। इसमें डीप प्रेशर अप्लाइड स्टिमुलस ऑन द पाम ऑफ बोथ हैंड वाइल द इन्फेंट इज़ इन सपाइन पोजीशन। यदि बच्चा जो है सोया हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट सोया हुआ है, तो यदि हम उसके दोनों हाथों पर जो है किसी तरह का तेज दबाव यदि उसके हाथों पे देते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स देता है। और इसमें जो होता है वो अपना मुंह खोल लेगा, आँखों को बंद कर लेगा और जो है पैरों को आगे की तरफ जो है फैला देता है इस तरह का। और ये जो होता है धीरे धीरे अपने आप लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है पैराशूट रिफ्लेक्स। ये 6 to 9 मंथ की एज पर रिफ्लेक्ट होता है और इसको वेंट्रिकुलर जो है बॉडी में जो होल्डिंग या उस पोजीशन में जो है बच्चा नीचे की तरफ टच करता है, इसमें हाथ वगैरह को फैला लेता है। नेक्स्ट कुछ रिफ्लेक्सेस और हैं, मैं उनको भी आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। एक है पिपुलरी रिफ्लेक्स। पिपुलरी रिफ्लेक्स जो होती है यह सभी बच्चों में पाई जाती है। इस क्रिया में बालक प्रकाश अंधकार में एडजस्टमेंट करना सीखता है और बच्चा पलक का प्रत्यावर्तन उसमें करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल या ऑप्टिक ब्लिंक रिफ्लेक्स। ऑप्टिकल एंड ब्लिंक सहज क्रिया जो मैंने आपको डिटेल उसमें बताई थी, ये जो होते हैं फेशियल रिफ्लेक्सेस में होता है। यदि इसमें बच्चे की आइज़ पर बहुत तेज़ अचानक से प्रकाश डाला जाता है या ताली बजाई जाती है तो बच्चा जो होता है अपनी आँख को बंद कर लेता है। एक होता है टेंडन रिफ्लेक्स। टेंडन रिफ्लेक्स में क्या होता है, मांसपेशियों से संबंधित नर्व को थपथपाने पर मांसपेशियों में संकुचन होता है और इसे जो है स्नायु सहज क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रिया में एड़ी के ऊपरी भाग कोहनी के ऊपरी भाग को सहलाने पर ये वाली जो है क्रिया होती है। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में जो होता है बच्चा के यदि मुंह के जो फेस होता है, फेस या मुंह के किनारे पर यदि हम किसी तरह का स्टिमुलाई देते हैं, टच करते हैं, तो शिशु उस दिशा में अपना मुंह घुमा लेता है और वो यदि वहाँ पे यदि अंगुली लगी हुई है तो वो सक करने का प्रयास करता है। ये भी 2 दिन तक नहीं बर्थ के 2 दिन तक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 2 सप्ताह के बाद में ये देखने को मिलती है और 3 सप्ताह के बाद में ये अपने आप ख़त्म हो जाती है। सकिंग रिफ्लेक्स, 3-4 सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि शिशु के मुंह के पास में यदि 3-4 सेंटीमीटर दूर यदि हम फिंगर रखते हैं तो बच्चा जो होता है उसको सक करने लग जाता है और ये इसको बच्चे की फीडिंग में मदद करती है। तो इस प्रकार रिफ्लेक्सेस बहुत सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं नॉर्मली पाए जाते हैं, कुछ और भी रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं जिनके लिए बच्चा बार बार में प्रतिक्रियाएं करता है, जैसे छींकना, सांस लेना, हार्ट जो बीट से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ जो सहज क्रियाएँ होती हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं और उनके लिए लगातार बच्चा जो है रिस्पॉन्ड करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।